एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बीएसपी ने अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। कांशीराम जयंती के मौके पर यह ऐलान खुद बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने किया। मायावती के मुताबिक आने वाले विधानसभा चुनाव में बीएसपी उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी और ना ही किसी के लिए वो सीट छोड़ेगी। कौन उत्तर प्रदेश में इधर आ रहा है उससे हमें लेना देना नहीं। उत्तर प्रदेश में बीएसपी अकेले अपने बलबूते पर यूपी में 403 विधानसभा की सीटें हैं, सभी सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी, किसी के लिए भी एक सीट नहीं छोड़ेगी और किसी भी प्रकार को कोई गठबंधन नहीं करेगी। लेकिन अब खबर बंगाल विजय के शाह मंत्र से जुड़ी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए कुछ ही दिन बचे हैं और ऐसे में राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। पश्चिम बंगाल दौरे के दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह झाड़ग्राम में और बांकुड़ा में रैली करेंगे। अमित शाह की आज पहली रैली सुबह 11 बजे झाड़ग्राम में होने वाली थी और उसके बाद वो बांकुड़ा में दोपहर 1 बजे सभा को संबोधित करेंगे। असम भी इसके बाद शाम को जाने वाले हैं अमित शाह, जहां वो गुवाहाटी में टाउन हॉल में संबोधित करेंगे और मिशन बंगाल के लिए अमित शाह की 5 दिनों में 3 रैलियां हैं। साफ है कि बीजेपी पूरी ताकत के साथ अब बंगाल की जमीन पर ममता को चुनौती देने के लिए तैयार है। ममता बनर्जी भी आज पुरुलिया में 2 रैली को संबोधित करेंगी और इससे पहले कल ममता ने कोलकाता में 4 किलोमीटर लंबी यात्रा में भी हिस्सा लिया था, व्हीलचेयर पर बैठकर ही। नंदीग्राम में पैर में चोट लगने के बाद वो पहली बार चुनाव प्रचार के लिए सामने आई थी। लेकिन मिशन बंगाल के लिए अमित शाह का 2 दिन का दौरा और आज 2 बड़ी रैलियां अमित शाह की। और झाड़ग्राम में अरुण सिंह हमारे सहयोगी मौजूद हैं और अमित सिंह पुरुलिया में। लेकिन सबसे अहम बात यह कि अरुण, अमित शाह की रैली आखिर किस लिए विलंब हो रहा है और किस खास तैयारी के साथ बीजेपी यहां चुनाव प्रचार करने वाली है? देखिए प्रशांत, सबसे पहले तो मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। मंच पर जो केंद्रीय ट्राइबल मंत्री अर्जुन मुंडा हैं वो आ चुके हैं और उसकी वजह सिर्फ ये है कि ये पूरा जो इलाका है जंगल महल का, यहाँ पर जो 40% आबादी है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की है। यानी इस वोट बैंक को जो भी साथ लेगा वो इस पूरे इलाके में अपना परचम लहराने में कामयाब होगा। और हुआ यही था 2019 के लोकसभा चुनाव में। बीजेपी ने जब 18 सीटें जीती थी पश्चिम बंगाल में, उनमें से 5 सीटें इस इलाके से जीती थी, जंगल महल के इलाके से। कुल मिला के 6 लोकसभा की सीटें हैं। 2019 में बीजेपी ने 5 सीटें जीती थी और इसीलिए उनको उम्मीद है कि वो सफलता विधानसभा में भी वो दोहराए। और वो इसलिए क्योंकि जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो 30 विधानसभा सीटों पर बीजेपी आगे थी, लीड लेकर के चल रही थी। तो बीजेपी को उम्मीद है कि अगर यहाँ पर बढ़िया से काम किया गया तो वो 30 विधानसभा की सीटें बीजेपी यहाँ से जीत सकती है। अब तक ये तृणमूल कांग्रेस का गढ़ रहा है। जब से लेफ्ट का शासन यहाँ से गया, तृणमूल कांग्रेस का गढ़ ये इलाका रहा है। और आप देखिए, और इन तैयारियों को देखकर अंदाजा हम भी लगा सकते हैं कि बीजेपी आखिर क्यों पूरी ताकत झोंक रही है इस इलाके में जहां बहुतायत में आदिवासी वोटर हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। छोटे कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े नेता तक पश्चिम बंगाल की जनता को अपने साथ जोड़ने के लिए जी तोड़ कोशिश में जुटे हुए हैं। बीजेपी के बड़े नेता ममता बनर्जी के किलेबंदी के लिए लगातार बंगाल जाते रहते हैं और हर महीने अमित शाह का भी बंगाल दौरा होते रहता है। और आज भी अमित शाह झाड़ग्राम और बांकुड़ा में रैली करने वाले हैं। कल अमित शाह ने खड़गपुर में रोड शो किया था और इसके जरिए शक्ति प्रदर्शन भी किया। पिछले महीने फरवरी में 18 फरवरी को अमित शाह बंगाल की जीत पक्की करने के लिए दक्षिण 24 परगना भी गए थे और इससे पहले 11 फरवरी को वो कूच बिहार का भी दौरा कर चुके हैं। और एक के बाद एक कई दौरे खुद गृह मंत्री अमित शाह के। ऐसे में जबकि अमित शाह के हर दौरे पर बड़ा झटका टीएमसी को लगता रहा। अमित सिंह भी हमारे सहयोगी पुरुलिया में मौजूद हैं, इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, किस तरह की तैयारी है और किस बात पर सबसे ज्यादा फोकस पुरुलिया में अब देखा जा सकता है? 3, 4, 5
जी बिल्कुल प्रशांत, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं जहां इस वक्त मौजूद हूं, जहां थोड़ी देर बाद ममता बनर्जी पहुंचने वाली है, ये कांग्रेस का गढ़ है और कांग्रेस लेफ्ट में गठबंधन है, लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉक ने अपना प्रत्याशी यहां पर दे दिया है, जिसके वजह से यहां पर काफी दिलचस्प हो जाता है। और ममता बनर्जी को यहां पर एक के बाद एक 2 रैलियां करने वाली है। पहला जालदा जहां पर मैं मौजूद हूं, इसके बाद यहां से थोड़ी दूरी पे बलरामपुर है, वहां पर रैली करने वाली है। मैं सबसे पहले आपको यहाँ की तस्वीर दिखा देता हूँ। देखिए, ममता बनर्जी दोपहर 1 बजे पहुंचेंगी। तापमान बहुत यहाँ पर हाई है, लगातार गर्मी यहाँ पर बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो कार्यकर्ता है, टीएमसी के कार्यकर्ता, जो लोग ममता बनर्जी को सुनना चाहते हैं, वो यहाँ पर इस वक्त पहुंच गए हैं। देखिए, पुरुलिया की अगर हम बात करें तो 9 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर, जिसमें से 7 टीएमसी के कब्जे में है और 2 जो है वो कांग्रेस के कब्जे में है। उसमें से एक झालदा है, झालदा जहां पर कांग्रेस का ये गढ़ माना जाता है और ये यहाँ पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी पिछले विधानसभा में। और यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, मंच आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, मंच पर भी पूरी तैयारी कर ली गई है। यहाँ पर 1 बजे के आसपास ममता बनर्जी यहाँ पर पहुंच जाएंगी और पहली जनसभा होगी। ममता बनर्जी को चोट लगने के बाद, पहली पैर में चोट लगने के बाद ये पहली जनसभा होगी जिसमें ममता बनर्जी बिल्कुल अमित, तो ये पहला मौका जब किसी मंच से संबोधित करती नजर आएंगी चोटिल होने के बाद ममता बनर्जी। और पुरुलिया में टीएमसी की पूरी तैयारी, लेकिन उधर बीजेपी की भी तैयारी लगातार आगे बढ़ रही है। गृह मंत्री अमित शाह आज बंगाल में हैं और इसके अलावा वो 19 मार्च को भी पश्चिम बंगाल में रैली करने वाले हैं, जबकि 16 मार्च को कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्टार प्रचारक बीजेपी के योगी आदित्यनाथ की भी रैली होनी है। इन दोनों नेताओं के अलावा 18, 20 और 21 मार्च को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे और अलग अलग जनसभाओं में हिस्सा लेने वाले हैं। पीएम मोदी 18 मार्च को पुरुलिया में रैली करने वाले हैं। इसके अलावा पीएम मोदी की 20 मार्च को भी एक बेहद अहम रैली है पूर्वी मिदनापुर में, और पूर्वी मिदनापुर के कांथी में वे एक चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। पहले चरण में पूर्वी मिदनापुर की 6 सीटों पर मतदान होना है। इसमें उत्तर और दक्षिण कांथी भी शामिल है। पहले चरण में पूर्वी मिदनापुर की 6 सीटों पर मतदान होगा। इसमें उत्तर और दक्षिणी कांथी की सीट जो सबसे बेहद बीजेपी अहम मान रही है, वहां पर भी चुनावी रैली। और बीजेपी ने बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने का जो वायदा किया है, इसके साथ ही वो अपने 200 सीटों पर जीत का दावा फिर दोहरा रही हैं। लेकिन कोलकाता में हमारी सहयोगी आशिका सिंह मौजूद हैं। आशिका, अलग अलग राजनेता अपने दल के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जहां आप मौजूद हैं, किस तरह की गहमा गहमी? मैं इस समय सीबीआई के दफ्तर पर हूं, निजाम पैलेस कोलकाता का। तस्वीरें दिखाते हुए मैं आपको बताऊं कि यहां पर अभिषेक बनर्जी के पत्नी रुजिरा बनर्जी की बहन मेनका गंभीर, जिन दोनों से पहले सीबीआई पूछताछ कर चुकी है कोयला घोटाला मामले में, उनके पति, मेनका गंभीर के पति और उनके ससुर को आज यहां पर बुलाया गया था। खबर ये मिल रही है कि करीब 9:30 बजे से दोनों यहां पर मौजूद है, जिनसे पूछताछ चल रही है। समय उनको 11 बजे का दिया गया था, लेकिन मीडिया के कैमरों से बचने के लिए सुबह 9:30 बजे ही यहां पर दोनों पहुंच गए हैं। उनसे पूछताछ चल रही है। कुछ अकाउंट्स, विशेष तौर पर लंदन के बैंक अकाउंट थे, जिन पे आरोप ये लग रहा था कि कोयला घोटाले के जो पैसे हैं फर्जी शेल कंपनियों के जरिए उन अकाउंट्स में गए हैं, उनके बारे में छानबीन, सवाल चल रहा है। इसके पहले जब मेनका गंभीर से सवाल जवाब किया गया था तो जो अधिकारी थे वो संतुष्ट नहीं हुए थे, जिसके बाद आज उनके पति और ससुर को बुलाया गया है। लेकिन ये एक बड़ी खबर है कि जहां सीबीआई अपनी तफ्तीश लगातार आगे बढ़ा रही है, इस तफ्तीश को लेकर भी सियासत हो रही है और जानबूझकर परेशान करने के आरोप टीएमसी की ओर से लगाए जा रहे हैं। लेकिन बताया यह गया है कि पिछले कई और तथ्यों और तर्कों के आधार पर आज फिर एक बार पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो एक तरफ तो चुनाव की तपिश बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ बंगाल में घोटालों के मामले में सीबीआई का शिकंजा भी कसता चला जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी और शिक्षा मंत्री पार्थो चटर्जी को सीबीआई ने अब आईकोर ग्रुप ऑफ कंपनी के पॉन्जी स्कैम मामले में भी पूछताछ के लिए बुला लिया है। आज उन्हें कोलकाता के सीबीआई दफ्तर बुलाया गया है। हालांकि अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि पार्थो चटर्जी आज पूछताछ के लिए पेश होंगे या नहीं। आरोप है कि पार्थो चटर्जी आईको कंपनी के कई कार्यक्रमों में शामिल हुए थे और कंपनी से उनके संबंध भी थे। मामला 300 करोड़ रुपए के घोटाले का है। कंपनी पर आरोप है कि उसने निवेशकों का पैसा दूसरी स्कीम में लगा दिया और बाद में निवेशकों को पैसे लौटाने से इनकार भी कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद 2014 में सीबीआई ने इस पूरे मामले में अपने हाथ में लिया है और कंपनी के खिलाफ केस दर्ज करके अब पूछताछ का सिलसिला आगे बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल पुलिस इससे पहले जांच कर रही थी, लेकिन कोयला घोटाला मामले में सीबीआई ने आज और अहम तफ्तीश आगे बढ़ाई है। अंकुश अरोड़ा और पवन अरोड़ा को पूछताछ के लिए बुलाया। यह पूछताछ कोलकाता में सीबीआई दफ्तर में चल रही है। अंकुश अरोड़ा ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी की साली मेनका गंभीर के पति हैं। पवन अरोड़ा उनके ससुर हैं और पिछले दिनों इस मामले में सीबीआई ने मेनका से पूछताछ भी की थी और इसके बाद इन दोनों का नाम सामने आया था। इससे पहले सीबीआई ने इस मामले में अभिषेक की पत्नी की बहन मेनका गंभीर और रुजिरा बनर्जी उनकी पत्नी से भी पूछताछ की है, कई सवाल किए हैं और बताया गया कि पूरी तरह से संतुष्ट न होने पर उन्हें पूछताछ के लिए और बुलाया गया है। आशिका सिंह हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। आशिका, जहां सीबीआई ये लगातार पूछताछ कर रही है तो इस पर सियासत भी गर्म है, लेकिन क्या बताया गया है उन आरोपियों की ओर से कि आखिर किस तरह से वो अपना पक्ष भी रख रहे हैं? क्योंकि सीबीआई सूत्रों के हवाले से जो खबर आई थी, अब तक की पूछताछ में वो संतुष्ट नहीं थी। बिल्कुल ये ही कहा जा रहा है। सीबीआई के सूत्र यही बता रहे हैं कि जो भी सवाल इसके पहले मेनका गंभीर से पूछा गया है उसके जवाब ठीक से नहीं मिले हैं, जिसके बाद आज ज़रूरत पड़ी उनके पति और ससुर को बुलाने की। लेकिन अभी सुबह 9:30 बजे करीब ये लोग पहुंचे हैं। उसके बाद अब सवाल जवाब जो है सीबीआई की तरफ से चल रहा है। बैंक अकाउंट संबंधी सवाल पूछे जा रहे हैं, दस्तावेज उनके सामने रखे जा रहे हैं। तो आगे चलकर ये साफ हो पाएगा कि मेनका गंभीर ने तो पूरी तरह से सहयोग नहीं किया, लेकिन उनके पति अंकुश अरोड़ा और ससुर पवन अरोड़ा क्या पूरी तरह से कोऑपरेट करते हैं सीबीआई को? क्या सीबीआई की जो गुत्थी जो सुलझ नहीं पा रही थी, जो विदेशी बैंक अकाउंट्स के जो ट्रांसफर हुए थे पैसे शेल कंपनियों के जरिए, वो गुत्थी क्या सुलझ पाएगी? इस बीच सीबीआई ने जो विदेशी बैंक्स हैं उनके पास भी चिट्ठी लिख करके उन अकाउंट्स के बारे में जानकारी भी मांगी है। प्रशांत, देखना यह है कब तक वो इस पूछताछ में सहयोग के लिए हाजिर भी होते हैं। लेकिन जहां सीबीआई की तफ्तीश चल रही है, वहीं इस मसले पर आरोप प्रत्यारोप के सियासी बयानात भी आ रहे हैं और बीजेपी ने इस बीच बंगाल चुनाव के लिए 63 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी लिस्ट का ऐलान कर दिया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो समेत बीजेपी के 4 सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया गया है। बाबुल सुप्रियो को टॉलीगंज सीट से, जबकि सपन दास गुप्ता को तारकेश्वर से उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने। वहीं बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी को भी चुनचुरा विधानसभा सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतार दिया है बीजेपी ने। बंगाल चुनाव के तीसरे और चौथे चरण के लिए भी लिस्ट जारी हुई है, जिसमें बीजेपी सांसद निशित प्रामाणिक को भी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा हाल ही में टीएमसी का दामन छोड़ करके बीजेपी में आए राजीव बनर्जी और प्रवीर घोषाल को भी बीजेपी ने टिकट दिया है, चुनावी मैदान में उतारा है। केंद्रीय मंत्री, सांसद और उसको विधायक का टिकट अगर पार्टी दे तो कुछ तो सोचा होगा आपके बारे में। पार्टी ने जो काम दिया है वो काम सुचारू रूप से करने की कोशिश करूँगा। जहाँ का मैं 2 बार का सांसद हूँ आसनसोल में, वहाँ पे 7 सीट में 7-0 करना है, वो एक चैलेंज है। उसके साथ साथ टॉलीगंज में प्रत्यक्ष रूप से मुझे लड़ने का मुझे दायित्व दिया और क्या कहूँ, एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया। उसमें भी जब मैं फ्लाइंग कलर्स से निकल जाऊँ, यही आशा, उम्मीद और कॉन्फिडेंस ये है। और मैं समझता हूँ कि अगर ये बड़ा चैलेंज है तो जितना बड़ा चैलेंज उतना ज़्यादा मोटिवेशन, जितना अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना ज़्यादा इंस्पिरेशन। सो आई एम कंफर्टेबल विद इट। तो अगर जीत जाएंगे तो मंत्री केंद्र में रहेंगे या यहाँ आ जाएंगे? कुछ तो छोड़ना पड़ेगा आपको। अब इस सवाल का जवाब मैं आपको क्या दूं? ये मैं आपको ज़रूर कह सकता हूं कि मैं ज़रूर जीतूंगा, 100% जीतूंगा, इतना मैं आपको कह देता हूं। उसके बाद क्या करना है क्या नहीं करना है वो तो पार्टी डिसाइड करेगी। लेकिन अब इस बीच बड़ी खबर आ रही है और ये खबर है अब सियासत से अलग, कोरोना के कहर से जुड़ी हुई। लेकिन जिस तरह की घटना सामने आ रही है, ये सबसे अहम बात है कि सियासत में एक एक मसले पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। अरुण सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अरुण, जहां आप झाड़ग्राम में मौजूद हैं,
कितने बजे रैली यहां शुरू होगी, जिसके लिए बड़ी तादाद में लोग अभी से जुटे हुए हैं, और देरी की वजह क्या पता चल पाई अब तक? देखिए, रैली का समय 11 बजे दिया गया था, लेकिन जब समय दिया जाता है आम जनता को आने के लिए, उससे लगभग 1-1.5 घंटे बाद ही नेता आते हैं। ये तो नॉर्मल प्रैक्टिस है, और इसलिए अब उम्मीद है कि 12:30 बजे के आसपास गृह मंत्री अमित शाह यहाँ रैली संबोधित करने पहुंचेंगे। जो भीड़ आप देख पा रहे हैं वो इस पूरे इलाके में जो SC/ST की आबादी 40% है वो भीड़ है, और बीजेपी इस वोट बैंक पर जबरदस्त अपनी पकड़ बनाए हुए है। जैसा कि मैंने बताया था, पिछले लोकसभा चुनाव में इस पूरे जंगल महल के इलाके में 40 विधानसभा सीटें आती हैं। 2016 में ममता बनर्जी ने 40 में से 31 सीटें जीती थी, और सरकार बनाने में उनको अहम भूमिका इस क्षेत्र ने निभाई थी, जहां शुभेंदु अधिकारी उनके साथ थे। अभी कुछ दिन पहले शुभेंदु अधिकारी इस पूरे इलाके में आके भगवा तिलक लगा के उन्होंने प्रचार किया बीजेपी का। तो जब लोकसभा चुनाव हुआ और इस पूरे इलाके में जो 6 लोकसभा की सीट है जंगल महल में, उसमें से 5 बीजेपी जीती और 30 विधानसभा सीटों पर लीड लिया, और इसलिए बीजेपी को उम्मीद है इस पूरे इलाके की 40 विधानसभा सीटों में से टारगेट बीजेपी ने 30 जीतने का बनाया है। एक और तस्वीर मैं आपको मंच की दिखाऊं, और मंच के ठीक बगल में एक रथ भी तैयार करके रखा गया है। प्रशांत, दर्शकों को दिखाना और बताना चाहता हूं कि ये रथ बिरसा मुंडा सम्मान यात्रा के लिए रखा गया है। बिरसा मुंडा को इस पूरे इलाके में आदिवासी जो समुदाय है वो भगवान का। और एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है जम्मू कश्मीर के शोपिया से, जहां एक और आतंकी ढेर कर दिया गया है। इस मुठभेड़ में अब तक 2 आतंकी मारे जा चुके हैं, और ये एनकाउंटर लगातार जारी है। अब से कुछ देर पहले एक और आतंकी ढेर कर दिया गया है। इस मुठभेड़ का ये तीसरा दिन है। दरअसल शोपिया के इस इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की खबर मिली, और जब उसकी घेराबंदी की गई तो सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। लगातार 3 दिन से ये मुठभेड़ जारी है, और दूसरा आतंकी और इसमें मारा गया है। सबसे खास बात ये कि जैसे ही सुरक्षा बलों को यह जानकारी मिली कि शोपिया के इस इलाके में आतंकियों की मौजूदगी है, सर्च ऑपरेशन चलाया गया, उस इलाके की घेराबंदी की गई, और जैसे ही उन्हें सरेंडर करने की अपील सुरक्षा बलों ने की, आतंकियों की ओर से फायरिंग शुरू हो गई, और जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी पहले मारा गया था, और ये जो तीसरे दिन तक लगातार एनकाउंटर जारी है, एक और आतंकी आज मारा गया है तीसरे दिन भी। इस तरह से शोपिया में इस जगह 2 आतंकी अब तक मारे गए हैं। ये मुठभेड़ एनकाउंटर लगातार जारी है। पूरे इलाके की घेराबंदी सुरक्षा बलों ने कर ली है। खास बात यह कि जहां एक-एक कर आतंकियों का सफाया हो रहा है और मिशन ऑल आउट पर निकले ये तमाम सुरक्षा बल के जवान चुन चुन कर उन्हें अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन खास बात यह कि कुछ ऐसे और इलाके हैं जहां आए दिन कुछ आतंकियों की या उनके सहयोगियों की मौजूदगी की खबर मिलती है, और तब वहां सर्च ऑपरेशन चलता है। और इसी कड़ी में शोपिया के इस इलाके में भी यह सर्च ऑपरेशन चला। जब आतंकियों की मौजूदगी के बाद इलाके की पूरी घेराबंदी की गई तो खबर यह आई कि सुरक्षा बल पर आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी थी। क्योंकि यह रिहायशी इलाका है, इसलिए सुरक्षा बलों को बहुत एहतियात भी बरतनी पड़ती है कि कहीं किसी नागरिक को इसका नुकसान ना हो। आतंकियों की सफाई के लिए सुरक्षा बल लगातार घेराबंदी कर मुठभेड़ जारी रखे हुए हैं। लेकिन देश भर में एक और एनकाउंटर कोरोना के साथ, जिससे पूरा देश ही नहीं दुनिया भी जूझ रही है। और बड़ी खबर इसी कोरोना के कहर से जुड़ी हुई। हर गुजरते दिन के साथ साथ देश में कोरोना मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटों में पूरे देश में 26,000 से ज्यादा कोरोना मरीज सामने आए हैं, जिनमें अकेले महाराष्ट्र से ही 16,000 से ज्यादा केस मिले हैं। यानी देश में जितने नए कोरोना मरीज 24 घंटे में आते हैं, आधे से ज्यादा अकेले महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं। और नागपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 2,200 के पार पहुंच गई है, जबकि मुंबई में यह आंकड़ा 2,000 के पास पहुंच गया है। पुणे, ठाणे, औरंगाबाद समेत कई और महाराष्ट्र के ऐसे जिले हैं जहां कोरोना के केसेस तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। और इसे देखते हुए अब महाराष्ट्र में कई जिलों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। लातूर में 31 मार्च तक रात 8 बजे से सुबह 5 बजे का कर्फ्यू लगाया गया है। नागपुर में भी आज से ही सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया है, जो 21 मार्च तक रहेगा। वहीं पुणे में भी 21 मार्च तक स्कूल कॉलेज बंद रखने का फैसला किया गया है। अकोला, परभणी, विदर्भ के कई और ऐसे इलाके हैं जहां पर कोरोना मामले बढ़ने के बाद लॉकडाउन की फिर एक बार वापसी हुई है।
औरंगाबाद में 4 अप्रैल तक आंशिक लॉकडाउन लगा दिया गया है, लेकिन वीकेंड पर यानी शनिवार और रविवार को औरंगाबाद में सख्त लॉकडाउन लगाया गया है। देश की राजधानी दिल्ली भी अछूती नहीं है कोरोना के इस कहर से, और लगातार राजधानी दिल्ली में चौथे दिन 400 से ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। पंजाब में भी कमोबेश ऐसे ही हालात देखे जा रहे हैं। एक दिन में कोरोना के 1,500 केस मिल चुके हैं और कोरोना की वजह से पंजाब में 20 लोगों की मौत भी हो चुकी है। महाराष्ट्र में पिछले 2 महीने से हर प्रोग्राम में, कुछ शादी का प्रोग्राम हो, कुछ मेला हो या एंगेजमेंट का प्रोग्राम हो, हज़ारों लोग जब इकट्ठा जमते थे। और उतना ही नहीं तो पॉलिटिकल एक्टिविटी हो, गेम्स हो, सब खुले परमानेंट में चलते थे, इसलिए ये हो रहा है शायद। लेकिन अभी कुछ एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट किया है, कुछ जगह लॉकडाउन भी किया है और टेस्टिंग करना ज़्यादा पैमाने पे चालू है, इसलिए थोड़ा कंट्रोल में आएगा। क्या सरकार जल्द से जल्द हमारे देश के सभी नागरिकों को मुफ्त आरामदेही रीत से वैक्सीन मिले और ज्यादा से ज्यादा, मैं तो कहता हूं जल्द से जल्द हो जाना चाहिए, पर कम से कम 12 महीने के अंदर पूरे देश में वैक्सीनेशन खत्म हो, उसके लिए सरकार की क्या तैयारी है। राजनीतिक दलों की अपनी अपनी मांग है, लेकिन उधर मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कोरोना के मामले बढ़ने पर कुछ लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि कई लोग कोरोना के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे कोरोना के केस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। मुंबई में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर मैडम हैं। मैम, सबसे पहले बात यह कि हर दिन जो आंकड़े जारी किए जा रहे हैं बीएमसी की तरफ से, सरकार की तरफ से, उसमें लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। क्या लगता है कि नियमों का पालन नहीं हो रहा है? 100% वही का ज़्यादा रीज़न है, बड़ा रीज़न कि लोग जो 5% लोग हैं, 95% लोग समझते वो सब त्रिसूत्री कार्यक्रम अपनाते हैं, काम भी करते हैं, लेकिन कोई लोग ऐसे हैं कि जो मास्क ही नहीं लगाते, ऐसे ही घूमते हैं, भीड़ में जाते हैं। तो मुझे लगता है ये भी एक रीज़न है। जो केसेज हैं लेकिन उससे लगता है कि पालन नहीं हो रहा है, तो हो सकता है लॉकडाउन हो सकता है। नहीं, उसका तो ऐलान सामने किया है कि ऐसे ही बढ़ते रहेंगे तो हम लॉकडाउन कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मुंबई के ओशिवरा पुलिस स्टेशन में अभिनेत्री गौहर खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। यह एफआईआर मुंबई के नगर निगम बीएमसी ने दर्ज कराई है। गौहर खान पर कोरोना नियमों को तोड़ने का आरोप लगा है। जिस तरह की बात अभी इस वक्त कही जा रही थी मेयर की ओर से कि कुछ लोग कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और सख्ती बरतनी पड़ेगी, और उसी के तहत अब आखिरकार अभिनेत्री गौहर खान पर एफआईआर दर्ज हुई है। कोरोना नियमों का पालन न करने और नियमों के उल्लंघन के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई है मुंबई के ओशिवरा पुलिस थाने में। जिस तरह की बात अब बीएमसी की ओर से, प्रशासन की ओर से कही जा रही थी कि कुछ लोग लगातार लापरवाही बरत रहे हैं और इसीलिए मुंबई और महाराष्ट्र में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब इसी कड़ी में सख्ती देखी जा रही है, एफआईआर तक दर्ज हो गई है, और किसी आम पर नहीं बल्कि खास गौहर खान अभिनेत्री पर। दिवाकर सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त मुंबई से जुड़ रहे हैं, नागपुर में मौजूद हैं तुषार कोल्हे। लगातार मामले महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं दिवाकर, लेकिन अब ऐसे में जबकि सख्ती की बात कही जा रही थी, एफआईआर तक दर्ज हो चुकी है, क्या साफ तौर पर उन्हें कोई हिदायत दी गई थी और किस तरह से गौहर खान को भी इस तरह की अनियमितता बरतने का आरोपी बनाया गया है, पाया गया है कि नियम उन्होंने तोड़ा? बीएमसी से जो जानकारी मिल रही है प्रशांत, उसके मुताबिक जो है गौहर खान जब टेस्ट कराई थी उन्होंने, उनका जो रिपोर्ट थी वो पॉजिटिव आई थी। उसके बाद बीएमसी की तरफ से उन्हें क्वारंटाइन रहने को कहा गया था, कोविड का जो नियम होता है उसका पालन करने के लिए कहा गया था। लेकिन बीएमसी को यह जानकारी मिली थी कि गौहर खान जो है वो कोविड नियमों का पालन नहीं कर रही है, जिसकी जानकारी मिलने के बाद बीएमसी ने इसकी जाँच की तो पाया कि हाँ, गौहर खान जो है वो कोविड नियमों का पालन नहीं कर रही है। जिसके बाद आज मुंबई के ओशिवरा पुलिस स्टेशन में गौहर खान के खिलाफ बीएमसी ने मामला दर्ज कराया है। और सबसे अहम चीज ये कि जो मामला दर्ज किया गया है उसमें पेंडेमिक एक्ट यानी 188 जो है वो भी लगाया गया है, यानी साफ तौर पर। लेकिन ये बड़ी बात भी है दिवाकर कि आम लोग ही नहीं बल्कि खास लोगों में भी लापरवाही देखी गई और एफआईआर गौहर खान पर। लेकिन
सिर्फ मुंबई में ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के कई और जिले लगातार प्रभावित हो रहे हैं और नागपुर उन्हीं में से एक है। कोरोना का कहर नागपुर में भी लगातार जारी है और पिछले 24 घंटे के भीतर नागपुर में 1000 से ज्यादा मरीज सामने आए। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद अब नागपुर में आज से सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया है। यह लॉकडाउन 21 मार्च तक जारी है। जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सब कुछ बंद रखने का फैसला किया गया है। सुरक्षा बल अब सड़कों पर उतरे हैं सख्ती से अमल करवाने के लिए। और यह सबसे अहम बात भी कि पुलिस अब इस पर किस तरह की कार्रवाई कर रही है। नागपुर में प्रशासन ने लॉकडाउन के नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। स्कूटर या बाइक पर एक से ज्यादा लोगों के बैठने पर भी अब नागपुर में रोक लगा दी गई है, जबकि कार में भी 2 से ज्यादा लोगों के बैठने पर कार्रवाई की बात प्रशासन की ओर से कही गई है। मोटरसाइकिल्स पे 1 से ज़्यादा लोग दिखेंगे उनको मोटरसाइकिल्स डिटेन किया जाएगा। उसी तरह 4 व्हीलर्स पे जहाँ 2 से ज़्यादा लोग दिखेंगे वो गाड़ियाँ डिटेन की जाएंगी। बिना कारण जो लोग रास्ते पे घूम रहे हैं उनके विरुद्ध गुना दाखिल किया जाएगा। करीब 2500 से ऊपर पुलिस अधिकारी और कर्मचारी शहर में लगे हुए हैं। नागपुर से तुषार कोहड़े हमारे सहयोगी सीधे हमसे जुड़ रहे हैं। तुषार, किस तरह की सख्ती सड़क पर नागपुर में आप देख पा रहे हैं, क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं? जी, सवेरे से देखा जाए तो जगह जगह पुलिस वालों की बैरिकेडिंग देखने को मिल रही है और जगह जगह कार्रवाई भी चल रही है। हम सीधे दृश्य आपको दिखाना चाहेंगे कि नागपुर की जो स्थिति है अभी भी देख सकते हैं कि किस तरह से लोग 2 व्हीलर में घूम रहे हैं। डबल सीट थे इसलिए पुलिस ने उनको पकड़ा और उन पर अभी कार्रवाई चालू है। लोग बहस करते हैं लेकिन पुलिस को बताती है कि आज लॉकडाउन है, जो लॉकडाउन के नियम है उसका आपको पालन करना पड़ेगा। यही नज़र आपको जगह जगह नागपुर के हर चौराहे पर देखने को मिलेगा। कड़क लॉकडाउन होने के बावजूद भी बड़ी मात्रा में लोग सामने आते हैं, रास्ते पर घूमते हुए दिखते हैं। तो यही एक प्रशासन की समस्या है। अगर पिछले 24 घंटे में देखा जाए तो 2252 नए मामले सामने आए, 12 लोगों की मौत भी हुई है। अगर महाराष्ट्र में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मामले नागपुर में सामने आ रहे हैं। पिछले 10 दिन में 14,000 से ऊपर मामले नागपुर में सामने आए। तो ये एक प्रशासन की दिक्कत है और इसी वजह से सख्ती बरतनी पड़ रही है। स्कूटर और बाइक में 2 लोगों के बैठने पर पाबंदी लगा दी गई है। कार में भी 2 से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकते।